आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमें दिया है एक वैद्युत द्विध्रुव को असमान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो। असमान वैद्युत क्षेत्र, यहाँ पे इस चीज को हम गौर करेंगे। जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव है कहाँ पे रखा है, असमान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो हमारे पास चार विकल्प दिए हैं। इसमें पहला कह रहा है उस पर केवल बल आघूर्ण लगेगा, दूसरा कह रहा है उस पर कोई बल आघूर्ण नहीं लगेगा, तीसरा ऑप्शन सी कह रहा है उस पर परिणामी बल व बल आघूर्ण लगेगा, डी ऑप्शन उस पर सिर्फ एक बल लगेगा। तो यहाँ से पहले इसका हम डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद से हम इसको समझेंगे। तो यहाँ पे हमने अपना डायग्राम बना लिया। इस डायग्राम को अच्छे से समझेंगे। हमारे पास क्या है, एक असमान वैद्युत क्षेत्र है। असमान वैद्युत क्षेत्र मतलब कि वैद्युत क्षेत्र लगातार परिवर्ती हो रहा है। हमने वैद्युत क्षेत्र मान रखा है E बराबर EXI। आई कैप क्या बताता है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा, मतलब कि जो वैद्युत क्षेत्र है हमारा x अक्ष दिशा में है। यहाँ से हमें इस तीर से भी दिशा दिख रही है, लेकिन जो वैद्युत क्षेत्र वो हमारा x पे निर्भर कर रहा है। ये तो हमारा कुछ नियतांक है। x मतलब कि किसी रेफरेंस पॉइंट से दूरी। अगर इस बिंदु पे आप देखेंगे x का कुछ अलग मान होगा, इस पे अलग हो जाएगा, यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा। तो जैसे जैसे x हमारा बदलेगा तो वैसे हमारा वैद्युत क्षेत्र हर बिंदु पर बदलेगा। यहाँ कुछ और वैद्युत क्षेत्र होगा, यहाँ से जब यहाँ पहुँच जाएंगे तो x की मान परिवर्तन हो जाएगा, तो वैद्युत क्षेत्र हमारा बदल जाएगा। तो इस तरह से हमारा हो गया असमान वैद्युत क्षेत्र, मतलब किसी भी क्षण हमारा वैद्युत क्षेत्र परिवर्ती हो रहा है। ठीक, अब यहाँ से अगर देखें, हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव इस असमान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है। जो वैद्युत क्षेत्र हमारा x पे निर्भर कर रहा है, मतलब परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र है। अब ये वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, जब हमारे पास दो आवेश समान परिमाण के विपरीत चिन्ह के कुछ दूरी पर रखे रहते हैं तो हमारा वैद्युत द्विध्रुव बन जाता है। अब यहाँ से वैद्युत द्विध्रुव में देख पा रहे हैं ये हमारा द्विध्रुव का केंद्र बिंदु है। ठीक, इसको मान लेते हैं द्विध्रुव का केंद्र है। अभी इसमें दो आवेश है इस द्विध्रुव में, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू। अगर कोई आवेशित कण किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, चाहे वो एक समान वैद्युत क्षेत्र हो चाहे वो असमान वैद्युत क्षेत्र हो, उस आवेशित कण पे एक बल लगता है। ठीक, अब हम मान लेते हैं कि इस पे एक बल लगा और ये जो बल होगा, चूंकि ये धनावेशित कण है तो इस पे जो बल लगेगा वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा। वो हमारा हो जाएगा F1। F1 का मान हमारे पास हो जाएगा Q इंटू E1। हम मान लेते हैं यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र था वो E1 था। ठीक, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र बदलेगा किसी भी क्षण, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र हम मान लेते हैं E1 था। सेम इसी तरह हमारे पास एक और आवेश है माइनस Q, उस पर भी एक बल लगेगा और वो जो बल होगा हमारा, वो बल हमारा वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो आवेश है वो ऋण आवेशित है। ठीक, अब यहाँ से इस पे देखेंगे हमारे पास इस तरह से एक वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगेगा। वैद्युत क्षेत्र अगर हमारा I अक्ष में है तो बल हमारा होगा माइनस I में। ठीक, और उसका परिमाण मान लेते हैं F2 बराबर हो जाएगा हमारे पास Q इंटू E2। यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र हमारा E2 हो जाएगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र हमारा x पे निर्भर कर रहा है। दोनों जगह पे x हमारा अलग अलग है तो वैद्युत क्षेत्र हमारा अलग होगा। जहाँ पे धन आवेशित कण था उस पे वैद्युत क्षेत्र हमने E1 मान रखा था, जहाँ पे हमारे पास ऋण आवेशित कण रखा था वहाँ पे वैद्युत क्षेत्र E2 हमने मान रखा था। तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि इस द्विध्रुव पे दो बल लग रहे हैं। F1 का मान Q इंटू E1 है, F2 का मान हमारे पास Q इंटू E2 है। F2 क्या है, हमारे पास जो ऋण आवेशित था उस पे बल लग रहा था। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि अगर इनका परिणामी बल देखते, अगर हम एक तरफ से कहते हैं हमारा F1 जो है वो हमारा ज्यादा है F2 से, तो परिणामी बल हमारा द्विध्रुव पर किधर लगता, क्योंकि दोनों बल अलग अलग है, E1 E2 पे निर्भर कर रहे हैं। तो यहाँ से देखते हैं हमारे पास द्विध्रुव था। अगर हमने कहा कि F1 हमारा ज्यादा है F2 का, तो इस द्विध्रुव पे परिणामी बल हमारा इस दिशा में लगता है F नेट। ठीक, उसका मान क्या हो जाता है F1 माइनस F2। तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि अगर कोई भी द्विध्रुव हमारा किसी असमान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक परिणामी बल काम करता है। ऑप्शन पढ़ेंगे, उस पर केवल बल आघूर्ण लगेगा, गलत हो जाएगा। केवल बल आघूर्ण नहीं लगेगा, इस पे एक हमारा परिणामी बल भी है। अच्छा, बल आघूर्ण के बारे में समझ लेते हैं, फिर ओवरऑल आंसर निकालेंगे। बल आघूर्ण क्या होगा, जो ये द्विध्रुव का केंद्र बिंदु O है, ये हमारा जो दोनों बल लग रहे हैं F1 F2 इस द्विध्रुव को बिंदु O के परितः इस वैद्युत क्षेत्र में घुमा रहे होंगे। इसका मतलब क्या होगा कि पहली बात तो इस पे जो नेट बल है F1 माइनस F2 ये हमारा द्विध्रुव को रैखिक गति करवाएगा, और ये साथ में ये दोनों बल क्या कर रहे होंगे, इस द्विध्रुव को घुमा भी रहे होंगे, एक बल आघूर्ण भी दे रहे होंगे। ठीक, बल आघूर्ण क्या होता है, जब कोई दो बल किसी बिंदु से समान दूरी पर लगते हैं तो हमारा बल आघूर्ण हो जाता है। ठीक, तो यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं, केंद्र बिंदु से दोनों बल समान दूरी पे लग रहे हैं और उनका परिमाण, एक का क्या है Q इंटू E1, दूसरे का क्या है Q इंटू E2। दोनों बल इस द्विध्रुव को अगर हम देखें एक ही दिशा में घुमा रहे होंगे, घड़ी की सुई की दिशा में।
तो ये द्विध्रुव हमारा बिंदु O के परितः घूम भी रहा होगा। अगर यहाँ से आप देखें गौर से तो ये द्विध्रुव हमारा इस तरह से घूम भी रहा होगा और इस द्विध्रुव पे जो नेट बल होगा जिसको स्थानांतरीय गति कहते हैं वो भी हो रही होगी, क्योंकि यहाँ पे नेट बल हमारा F1 माइनस F2 के बराबर है। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं कि ये हमारा जो द्विध्रुव है उस पर एक बलाघूर्ण भी लग रहा होगा और परिणामी बल भी लगेगा। ठीक, परिणामी बल कब शून्य होता? जब ये हमारा E1 और E2 बराबर हो जाते, एक समान वैद्युत क्षेत्र होता तो परिणामी बल हमारा शून्य हो जाता, क्योंकि F1 F2 दोनों विपरीत दिशा में होते, उनका परिमाण भी बराबर होता, तो हमारा परिणामी बल शून्य हो जाता। सिर्फ हमें बलाघूर्ण मिलता कब? जब हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र होता तो। लेकिन हमारा वैद्युत क्षेत्र असमान हो जाएगा तो बल इन पे जो लग रहे होंगे वो हमारा अलग अलग होंगे। तो हम कहेंगे जो उनका जो नेट बल होगा वो हमारा शून्य नहीं होगा। नेट बल अगर हम मानते F1 ज्यादा है F2 से तो नेट बल हमारा F1 की दिशा में आता इस द्विध्रुव पे, तो ये द्विध्रुव हमारा इस F1 बल से आगे की तरफ बढ़ता। चूंकि पीछे की तरफ भी एक F2 बल लग रहा है तो दोनों मिलके इसको घुमाते भी, तो यहाँ पे एक साथ दो गति होती। द्विध्रुव अपने केंद्र के परितः घूमता भी और आगे भी बढ़ता, क्योंकि उस पर एक परिणामी बल लग रहा है। ठीक, अब आइए यहाँ पे अपना ऑप्शन पढ़ते हैं। उस पर केवल एक बलाघूर्ण लगेगा। बलाघूर्ण तो लग रहा है लेकिन उस पर एक परिणामी बल भी हो रहा है, लग रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे स्थानांतरीय गति हो रही है। ठीक, तो ये पहला ऑप्शन गलत हो गया। उस पर कोई बलाघूर्ण नहीं लगेगा, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। F1 और F2 मिलकर इसको बलाघूर्ण दे रहे होंगे। F1 हमारा बिंदु O के परितः इसको इस दिशा में घुमा रहा होगा। ठीक, बलाघूर्ण एक टाउ1 देगा। जो F2 है बिंदु O के परितः इस द्विध्रुव को इस दिशा में घुमा रहा होगा, ये हमारा हो जाएगा टाउ2। तो दोनों बल यहाँ पे बलाघूर्ण दे रहे होंगे। सी ऑप्शन, उस पे एक परिणामी बल व बलाघूर्ण लगेगा, ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जब एक द्विध्रुव किसी भी असमान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक परिणामी बल लगता है, ये हमारा क्या है? परिणामी बल। ठीक, अब ये परिणामी बल डिपेंड करता है कि हमारा कौन ज्यादा है। अगर F1 ज्यादा होगा तो परिणामी बल इस दिशा में F1 की दिशा में आएगा। अगर F2 ज्यादा हो गया, F2 ग्रेटर देन F1 हो गया, तो परिणामी बल हमारा इस F2 मतलब यहाँ पे आ जाएगा, इस दिशा में आ जाएगा परिणामी बल। ठीक, लेकिन परिणामी बल होगा जरूर, ये हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पे एक परिणामी बल लगेगा और दोनों बल बलाघूर्ण तो दे ही रहे होंगे इस द्विध्रुव के केंद्र के परितः। तो हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उस पर एक परिणामी बल लगेगा तथा एक बलाघूर्ण भी लगेगा। दूसरा जो डी ऑप्शन कह रहा है उस पर सिर्फ एक बलाघूर्ण लगेगा, एक बल लगेगा, ये गलत है। यहाँ पे बल तो लग ही रहा है परिणामी बल, लेकिन उसके साथ साथ एक बलाघूर्ण भी दोनों बल दे रहे होंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।